हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग आज क्लास 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस की क्रांति को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकारी के नए सिद्धांतों की आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति यूरोप में शुरू हुआ तो उसमें 2 नए विचार आए थे। क्या-क्या कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और एक नया सिद्धांत था कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ को प्रतिस्थापित किया। इस तरह के विचार स्वतंत्रता के प्रादुर्भाव यूरोप के पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ, जिससे यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। ये क्रांतियां सामंतवादी और निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचारों वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। तो फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीति एवं समाज का अध्ययन करना होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, उसने उत्तर अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूलखर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। अतः क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीके से ही की जा सकती है। तो इसके क्या-क्या कारण थे? जो पहला था कि जो राजनीतिक कारण था, तो राजनीतिक कारण क्या-क्या था कि पहला था निरंकुश एवं अयोग्य शासन, दूसरा संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी, तीसरा था अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति, चौथा था स्वायत्त शासन का अभाव और सबसे आखिर में था कि मेरी अंत्योन्यत का प्रभाव। तो यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि राजनीतिक कारण क्या-क्या थे। तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बूर्बो राजवंश के लुई 14 के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पे थी, लेकिन उसके बाद शासक अयोग्य सिद्ध हुए और सन 1774 ईस्वी में लुई 16 गद्दी पर बैठा। तो लुई 16 कब गद्दी पर बैठा? 1774 में, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूलखर्च एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ, जो उत्सवों में काफ़ी रुपये लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी। राजा के वर्साई स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे, मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, जो कि तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी, क्या थी? लिब्रे। तो कितना लिब्रे उसने खर्च किया? 10 अरब लिब्रे अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में खर्च किया और इससे भी अधिक का कर्ज बढ़ गया। और पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव। यद्यपि स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का ये एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 174 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 16 की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था कि मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबा देता था। अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव था। तो यह स्टेटमेंट भी बहुत पूछता है कि मैं ही राज हूँ का जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया? तो यह लुई 14 ने दिया था। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था थी। तो पार्लमा नामक संस्था का क्या काम था कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए यह संस्था थी और इनकी संख्या क्या थी? 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे और इस तरह व्यवहार में भी इस पर राजा का ही नियंत्रण होता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्रांस का राजनीतिक मानचित्र था 1789 ईस्वी के टाइम पे। तो यहाँ पे है कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा होता था।
फ्रांस में हर जगह वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। राजा के अलावा मेरी एंटोनेट द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। सन 1789 ईस्वी तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। उस समय वहाँ कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण क्या थे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी जो कि क्लर्जी कहलाते थे, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रथम स्टेट में जो पादरी थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 1,30,000 थी। दूसरे स्टेट्स में अभिजात वर्ग नोबिलिटी था, जिसमें लगभग 80,000 परिवार था या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे और उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी और यहाँ पे जो 2.5 करोड़ थी और फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। किनके पास? जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट यानी कि जो पादरी वर्ग थे और कुलीन वर्ग थे उनके पास थी। और 90% जनता तीसरे स्टेट्स में थी, जिनका कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे, जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। ये वर्ग मध्यम वर्ग बुर्जुआजीज कहलाते थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो इस डेटा चित्र में देख सकते हैं आप कि फर्स्ट स्टेट जो था वो थे पादरी वर्ग, सेकेंड स्टेट जो थे ये थे कुलीन वर्ग और थर्ड स्टेट्स में कौन आते थे कि जो बड़े व्यापारी थे, व्यवसायी थे, शिक्षित वर्ग थे, जिन्हें बुर्जुआजीज क्लास कहते थे। उससे भी नीचे कौन आते थे? किसान एवं शिल्पी आते थे और सबसे लीस्ट नंबर पे आते थे छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर। तो यहाँ तक कि मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सुयोग एवं संपन्न होते भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी ये सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग भी बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। ये बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता का था, जिसे मध्यम वर्ग ने ही आगाज किया था। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी, तो उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। तो यहाँ पे एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है कि द नॉवेल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक कारण क्या-क्या थे कि पहला था कि मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग था, दूसरा था सामाजिक असमानता से असंतोष और तीसरा था कृषकों की दयनीय स्थिति। अब आर्थिक कारण क्या-क्या थे कि विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दी थी। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। ये कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे। तो टैक्स फार्मर कौन कहे जाते थे? जो पूंजीपति थे, है ना? और इन पूंजीपतियों को ठेका दिया जाता था हर 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार के द्वारा। ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपनी जेब में रख लेते थे। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे की भरपाई के लिए उन पर तरह-तरह के कर लगाए गए थे। किसानों की भूमि कर टैले चुकाना पड़ता था और टीथे जो था वो धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। टैलो किसको देना पड़ता था? सरकार को देना पड़ता था और टीथे जो था एक तरह का धार्मिक कर था, जो किसको? चर्च को देना पड़ता था। इस तरह के अनेक अप्रत्यक्ष कर जो नमक, तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराने आदि भी सामंती कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। करों के आर्थिक बोझ के अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज में व्याप्त बेकारी की समस्या ने भी अहम भूमिका अदा की। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इस वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर घरेलू उद्योग धंधे विनष्ट हो जाने से बेरोजगार हो गए। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसके अलावा अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया था। फ्रांसीसियों के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तरह तरह के प्रतिबंध जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात कर, सामंतवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। इन बंधों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था और व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर तरह से बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। इस तरह असंतोषजनक एवं अन्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची जो लुई 16 एवं मेरी एंटोनेट अपने ऐशो आराम एवं भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे, ने राजकोष को प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में सरकार मितव्ययिता से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने पर ज्यादा केंद्रित थी। तो यहाँ पे आप एक रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं कि आर्थिक कारण क्या था, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या थे कि असमान कर प्रणाली, भूमि कर, धार्मिक कर,
भूमि कर, धार्मिक कर एवं अन्य सामान्ती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर एवं सामान्ती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष। तो सैनिक कारण क्या-क्या थे कि फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। उच्च पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो क्या-क्या कारण थे यहाँ पे कि सैनिक कारण थे कि नियुक्तियों में असमानता, कम वेतन का निर्धारण और खराब भोजन की व्यवस्था। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण भी थे। क्या-क्या थे व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण कि फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राजधर्म कैथोलिक धर्म था तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। वहाँ का राजधर्म क्या था? कैथोलिक धर्म था तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, व्यक्तिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसलिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसको लेटर्स द कैसेट कहते थे। तो लेटर्स द कैसेट क्या होता था कि राजा या उसका कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था और इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी का वारंट होता था। इसी को ही लेटर्स द कैसेट कहते थे। फ्रांस में कानूनों में एकरूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे और किसी को भी ये जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। क्या था कि 400 कानून लागू थे विभिन्न क्षेत्रों में और जब किसी कोई केस में फँस जाता था तो किसी को भी ये जानकारी नहीं होता था कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन है कि व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण क्या-क्या थे? पहला था कि भाषण, लेखन एवं विचार की स्वतंत्रता का अभाव, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, बिना अभियोग के व्यक्ति को गिरफ्तार करना और कानूनों में एकरूपता का अभाव। बौद्धिक कारण क्या कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के विषय में ये कहा जाता है कि ये एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया और इसमें जो प्रमुख लोग थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग-अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पोषण किया। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया और उसमें उसने क्या किया कि 3 अंग जो थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अलग-अलग रखा जाए और इसको इसने अपनी कौन-सी पुस्तक जो है ना विधि की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉ में मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वॉल्टेयर की चित्र है और ये मॉन्टेस्क्यू का चित्र है। वोल्टेयर ने क्या लिखा कि वोल्टेयर ने चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया, यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए और इसका प्रबल समर्थक था। तो वोल्टेयर का क्या मानना था कि चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया और वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, लेकिन वो राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जा सकता है, में राज्य की को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा, जो कि जनरल विल, ये बहुत पूछा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल, है ना? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रूसो के द्वारा। तो जनरल विल को संप्रभु माना है, अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदेरो ने बृहत ज्ञानकोश, जो कि एनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। तो एक और बुद्धिजीवी थे, कौन थे? दिदेरो। उन्होंने किसकी रचना की? बृहत ज्ञानकोश, जो कि एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में कोएजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर का समर्थन किया। तो किसने? क्वेजने एवं तुर्गो, ये लोग कौन थे? अर्थशास्त्री थे। कौन थे? क्वेजनो और तुर्गो। तो इन्होंने क्या किया कि समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर का समर्थन किया। तो विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति में? कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। और दूसरा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिससे वहां गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया और इससे एक और भी इस तरह से क्रांति को बल मिला। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया। अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक क्रांति का कारण बन गया। तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो था, इसके तात्कालिक कारण बन गए।
क्रांति का घटनाक्रम। सन 1789 में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए 5 मई 1789 ईस्वी को उसने जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट्स ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। ये राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। तभी तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए और 20 जून को जब ये अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उसका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया और यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हुए लोगों के चित्र हैं। क्या हुआ कि राजा द्वारा इस सभा को भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। उन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिराबो और अवेसिया जैसे नेता कर रहे थे। यद्यपि मिराबो क्या था? सामंत परिवार का था, यानी कि सेकेंड स्टेज का था। फिर भी वह सामंतों का विशेष अधिकारों को समाप्त करने का पक्षधर था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया। बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बैस्टिल कारागार की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने बैस्टिल के कारागृह को कब तोड़ा? 14 जुलाई 1789 को। और क्यों तोड़ा? कि यह दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैस्टिल का किला था इतना ऊंचा और इसको कैसे लोग तोड़ रहे हैं इस चित्र में दिखाया गया है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई 16 नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को भी स्वीकार किया। तो कब किया? 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार जो कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के अधिकार को मान्यता मिली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजे दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे जिसके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया जिससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि लुई 16 ने नए संविधान को मान लिया परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो क्या हुआ कि जब मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रेलिया प्रसा तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो क्या हुआ कि 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रेलिया प्रसा तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया था। आलोचकों में प्रमुख थे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे? जो छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि लोग थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर रखा गया था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था और जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। तो आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं, तो ये कब शुरू हुआ कि रॉब्सपियर जो वामपंथी विचारधारा का समर्थक था, अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक के राज का स्थापित किया। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई।
रॉबस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था और 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो कब लुई 16 को कब फांसी पर चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793 पे। ये कब होता है? जब रेन ऑफ टेरर में रॉबस्पियर जो वहाँ का लीडर था। बाद में मेरी एंटोनियट को भी फांसी दे दी गई। रॉबस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था और कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई थी। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त किया गया और राष्ट्र का नया कैलेंडर जो कि 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। 22 सितंबर 1792 को फ्रांस में राष्ट्र का नया कैलेंडर लागू किया गया। इन सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए क्योंकि उसकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उसे मृत्युदंड दे दिया। तो क्या हुआ कि जो रॉबस्पियर सबको मृत्युदंड देता फिर रहा था, विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उसे ही मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद 1795 में नया संविधान बनाया गया जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित किया और अपनी विधि संहिता लागू की। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। तो अब फ्रांस क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए? तो पहला कारण तो यह था कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति ने वहाँ की पुरातन व्यवस्था जो कि एंशियंट रिजिम कहा जाता है को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को प्रोत्साहित किया गया और सामंतवाद का अंत हो गया। सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। नेक्स्ट था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। जनतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। व्यक्ति की महत्ता क्या थी कि व्यक्ति की महत्ता में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की तरह गरीबों का पक्ष लिया। उसके राजनीतिक अधिकारों की भी घोषणा की गई। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर आ गया। दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून प्राप्त किया। दास मुक्ति कानून को कब पारित किया गया? 1794 में। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और सन 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, अब इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया जिसको रीतियों के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और उसका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। तो कैलेंडर का नाम क्या क्या था? ये ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि कैलेंडर्स के नाम थे। महिला आंदोलन। फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था का गठन किया। तो महिलाओं की संस्था का क्या नाम था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसमें ओलंप द गूज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। जो नेत्री थी उनका नाम क्या था? ओलंप द गूज। इनके नेतृत्व में महिलाओं के पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिल पाए। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिलाओं का आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। तो इसमें कितना टाइम लग गया? 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। तो फ्रांस की क्रांति के क्या क्या परिणाम थे? कि पहला था पुरातन व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना। चौथा व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति। नेक्स्ट समाजवाद का प्रारंभ। देन वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। देन दास प्रथा का उन्मूलन। फिर सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत और महिला आंदोलन।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अन्य देशों पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। जैसे नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। उसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। तो क्या किया उन्होंने? अन्य देशों के नागरिकों को भी राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। दूसरा क्या था कि इटली पर क्या प्रभाव पड़ा कि इटली इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य को स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी भी उस समय छोटे-छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया और इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। नेक्स्ट क्या था कि पोलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूकी। पहले यह रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया था। एक लंबी अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड की आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। फिर भी इस क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा ही वहां की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1832 में, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत अधिक योगदान था। क्रांति का स्वरूप। तो क्रांति का क्या स्वरूप था कि फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप के संबंध के विषय में कहा जा सकता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी। अतः क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों की होती है। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चित करने के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उस क्रांति के क्या कारण थे। उस क्रांति में समाज के किस वर्ग के लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया और उस क्रांति से किस वर्ग के लोगों को अधिक लाभ हुआ। कई इतिहासकारों ने सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई, जो कि मध्यम वर्गीय क्रांति कहा जाता है, उसके अनुसार इस क्रांति ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगह दूसरे विशेषाधिकारी वर्ग का शासन स्थापित कर दिया। फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी। ये अदा कदा सरकार को कर्ज देने का काम भी करते थे, लेकिन सत्ता में इनकी कोई सहभागिता नहीं होती थी। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु मध्यम वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जनचेतना को जागृत करना क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्यम वर्ग के थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के थे, जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। ये सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई। 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हुई, तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने स्पष्ट कर दिया कि क्रांति पर बुर्जुआ वर्ग हावी हो गया। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, साधारण जनता को तो मताधिकार भी नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग। पादरियों तथा सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने एवं मध्य वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए था। सन 1789 से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। यही कारण था कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यवर्गीय था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः सन 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानवाधिकारों की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप के अन्य देश भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहां भी सुधारों के एक नए युग का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।